हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज है 9 जनवरी 2026 और आज हम बिहार सामान्य ज्ञान का एक न्यू बुक लाए हैं। आज से हम इस बुक का पार्ट वाइज सॉल्यूशन करेंगे। इसमें लगभग 120 पेज दिए हुए हैं, जिसको कि हम महीने दिन के अंदर कंप्लीट कर देंगे। महीना दिन नहीं लगेगा, 25-26 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इस किताब में जो है इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं विविध से अध्यायवार प्रश्नों का सॉल्यूशन दिया हुआ है, जो कि व्याख्या सहित है। इसमें 1992 से लेकर 2025 तक के जितने भी प्रश्न बिहार से पूछे गए हैं, बीपीएससी एवं बीएसएससी द्वारा जो आयोजित परीक्षा होता है, उन सभी प्रश्नों को चैप्टर वाइज दिया हुआ है, वो भी व्याख्या के साथ। तो चलिए बिना देरी किए हुए इसका पार्ट 1 हम स्टार्ट करेंगे। इसका पहले रिव्यू कर लेते हैं। बिहार में जो परीक्षा आयोजित हुए हैं लेटेस्ट हो या पहले हो, जो भी 1992 से लेकर 2025 तक बीपीएससी 70वीं, बीपीएससी 68वीं, 69वीं, ये सब परीक्षा है। इन सभी में बिहार से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, बिहार दरोगा हो, चाहे बिहार सिपाही भर्ती हो, पुलिस कांस्टेबल हो, मद्य निषेध हो, बिहार टीचर हो, 9 to 10, 1 to 5, 11-12, 6-8, इन सभी बीपीएससी, बीएसएससी, यानी बिहार में आयोजित होने वाले जितना भी एग्जाम होता है, अमीन वाला, कारा मिश्रक, आशुलिपि सहटंकन, सभी परीक्षाओं में बिहार से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का संपूर्ण निचोड़ है, वो भी चैप्टर वाइज। ये बिहार में आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला सेट चैप्टर दिया हुआ है बिहार का इतिहास। बिहार का प्राचीन इतिहास है, उसमें पहला है बिहार का इतिहास। बिहार शब्द का अर्थ क्या है? बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसी में अथवा में दिया हुआ है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? बिहार शब्द का मूल रूप से अर्थ होता है बौद्ध मठ, बौद्ध मठ। इसको अलग शब्द में और लिखा गया है कि हिंदी भाषा में बिहार का अर्थ क्या होता है? हिंदी भाषा में बिहार का अर्थ क्या होता है? बौद्ध मठ। इसका व्याख्या देखते हैं। बिहार शब्द का अर्थ बौद्ध मठ है। यह संस्कृत के शब्द विहार से लिया गया है। बिहार शब्द का अर्थ बौद्ध भिक्षुओं का विश्राम गृह है। बिहार राज्य जैन धर्म, बौद्ध धर्म एवं सिख धर्मों से संबंधित है। बिहार राज्य में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई। महावीर स्वामी जैन धर्म थे, इन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति जुम्बिक ग्राम बिहार में ही हुई थी। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना साहिब में, जो कि बिहार में है, वहीं पर हुआ था। राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का सर्वप्रथम उदय 544 ईस्वी पूर्व में बिंबिसार के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, महिष्मती किसका पुराना नाम था? महिष्मती जो है किसका पुराना नाम था? तो ये था मधुबनी का पुराना नाम महिष्मती था। महिष्मती मधुबनी का प्राचीन नाम था, जो बिहार राज्य में स्थित है। मिथिला बिहार में स्थित मधुबनी पेंटिंग पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। महिष्मती जो है एक उज्जैन में भी स्थित है, जो महाजनपदों में अवंती की राजधानी हुआ करती थी। अगला प्रश्न है, पटना का प्राचीन नाम क्या है? पटना का प्राचीन नाम क्या है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पटना का प्राचीन नाम जो है पाटलिपुत्र है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। पटना का प्राचीन नाम जो है पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र की स्थापना हर्यक वंश के शासक उदयीन के द्वारा किया गया था। पाटलिपुत्र का नाम जो है बदलकर पटना 1541 ईस्वी में शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीन संस्कृति है। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो ये क्या है? तो ये है नवपाषाणिक संस्कृति। नवपाषाणिक संस्कृति।
चिरौंद नामक पुरास्थल एक नवपाषाणिक सांस्कृतिक स्थल है। चिरौंद नामक पुरास्थल एक नवपाषाणिक संस्कृति स्थल है। यह जो है यह भारत देश के बिहार के सारण जिले में एक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है। चिरौंद के उत्खनन से स्तरीकृत नवपाषाण, ताम्रपाषाण और लौह युग की बस्तियों का पता चलता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसका व्याख्या देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेपाल में लुम्बिनी में हुआ था। उनका जन्म नाम सिद्धार्थ था। उनके बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। उन्हें बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया और कुशीनगर में उनका निधन हो गया। वे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो ये भेजा था समुद्रगुप्त के पास। समुद्रगुप्त के पास। इसका व्याख्या देखते हैं। चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन जो है गया में सिंहली बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक मठ बनाने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने इनके लिए गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के पास उपहारों सहित एक मिशनरी भेजा था। समुद्रगुप्त ने यह अनुमति प्रदान की, जिसके परिणाम स्वरूप बोधगया में महाबोधि विहार के पास एक विशाल मठ और अतिथि गृह का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका विश्लेषण देखते हैं। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ ही इन संरचनाओं का विकास हुआ। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था राजगिरी, जो कि राजगीर में है, वहाँ पर। इसका व्याख्या देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति जो है 483 ईस्वी पूर्व राजगिरी के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था राजगिरी में, और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष कहाँ स्थित है? जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पावापुरी में। पावापुरी में जो है महावीर जी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसका व्याख्या देखते हैं। महावीर स्वामी भगवान महावीर ने ईसा पूर्व 468 72 वर्ष की आयु में बिहार के नालंदा जिले में पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को मोक्ष प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, बिहार का महान धार्मिक केंद्र किसके लिए है? बिहार का महान धार्मिक केंद्र जो है किसके लिए है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इन सभी के लिए। किसके लिए है? तो ये है सिखों के लिए, जैनों के लिए और बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए। इसका व्याख्या देखते हैं। बिहार राज्य जो है बौद्ध, जैन, सिखों का महान केंद्र है। बिहार का बोधगया वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्त किया था। बिहार में पाटलिपुत्र, जो कि अब पटना है, इसके पास पावापुरी जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जहां भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। बिहार में पटना साहिब सिख धर्म के एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में जाना जाता है, जहां सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, बोधगया में जो है महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ जो है
गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसका व्याख्या है, सम्राट अशोक ने तीसरी शताब्दी के आसपास बोध गया का दौरा किया और बोधि वृक्ष के पास एक छोटे से मंदिर का निर्माण किया था। इस महाबोधि मंदिर को 2002 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। इस मंदिर को जो है महाबोधि मंदिर को 2002 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था? निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? तो ये कराया था राजगीर में। राजगीर में जो है जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था। इसका विश्लेषण देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप राजगीर में रत्नागिरी पहाड़ी में स्थित है। विश्व शांति स्तूप 1969 जो है 1969 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। 1993 में वर्तमान स्वरूप में आया। 1969 में जो है बनकर तैयार हुआ था और 1993 में वर्तमान स्वरूप में आया। कोलकाता की कंपनी मैकिन्टोश-बर्न ने इस बौद्ध स्तूप का निर्माण किया था। इसका डिजाइन वास्तुकार उपेंद्र महारथी थे। इसका डिजाइन वास्तुकार जो है उपेंद्र महारथी ने तैयार किया था। अगला प्रश्न है, केसरिया सुप्रसिद्ध है। केसरिया जो है सुप्रसिद्ध है किसके लिए? केसरिया सुप्रसिद्ध है बौद्ध स्तूप के लिए। बौद्ध स्तूप के लिए केसरिया सुप्रसिद्ध है। इसका विश्लेषण देखते हैं। केसरिया जो है एक प्राचीन बौद्ध स्तूप है जो 104 फीट ऊंचा है। इसका निर्माण अशोक द्वारा करवाया गया था। इसे विश्व का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। यह बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में केसरिया में स्थित है। केसरिया एक जगह का नाम है जो कि बिहार के पूर्वी चंपारण में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10। एक मिनट। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य प्राप्त किया था। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान जिसे कि कैवल्य कहा जाता है वो प्राप्त किया था, तो वो है जाम्बिका गांव। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इनका जन्म जो है 540 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनको 42 वर्ष की अवस्था में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हुए ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, साल वृक्ष के नीचे, जो कि जाम्बिका गांव में थी। इनकी मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी बिहार में जो है वहाँ हो गई थी। अगला प्रश्न है, वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था। वे शिक्षक जिसने बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था, तो वो था अलार कलाम एवं उद्दक रामपुत। इसका विश्लेषण देखते हैं। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति का प्रयास सबसे पहले गुरु अलार कलाम से किया था। बुद्ध के सबसे पहले गुरु कौन था? अलार कलाम। यह वैशाली में रहते थे। दूसरे गुरु उद्दक रामपुत थे। यानी भगवान बुद्ध के पहले गुरु थे अलार कलाम और दूसरे गुरु थे उद्दक रामपुत, जिसने बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया। यह राजगिरी के गुरु थे। अलार कलाम जो है वैशाली के गुरु थे और उद्दक पुत्र जो है राजगिरी के गुरु थे। लेकिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे और फल्गु या निरंजना नदी के तट पर हुई थी। निरंजना नदी जो है फल्गु का प्राचीन नाम था, वर्तमान में उन्हें फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था किसके द्वारा? तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था मोगलीपुत्र तीस द्वारा जो है तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था। इसका विश्लेषण देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन मौर्य शासक अशोक के समय में मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में किया गया था। इस संगति के समय अभिधम्म पिटक ग्रंथ की रचना भी हुई थी। इस संगति के समय जो है अभिधम्म पिटक ग्रंथ की रचना भी हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति जो है
अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईस्वी पूर्व राजगिरी में तथा द्वितीय बौद्ध संगीति जो है कालाशोक के शासनकाल में 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 251 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला प्रश्न है मगध साम्राज्य है। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं या तो उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका विश्लेषण देखते हैं। मगध की प्राचीन राजधानी जो है राजगिरी थी। मगध की प्राचीन राजधानी थी राजगिरी। राजगीर को मगध के शासक बिंबिसार ने अपनी राजधानी बनाया था। यह 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। राजगीर जो है 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। बाद में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित हो गई थी। सबसे पहले मगध की राजधानी जो है राजगिरी थी और बाद में ये राजधानी जो है वहाँ से स्थानांतरित होकर पाटलिपुत्र हो गई थी, जो कि आज पटना के रूप में प्रसिद्ध है। जो सम्राट अशोक और मौर्य वंश के अन्य शासकों के शासनकाल में एक प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गई। ठीक है। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किससे? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो है मुख्यतः किससे बना था? तो ये बना था लकड़ी से। चंद्रगुप्त का महल जो है मुख्यतः लकड़ी और बांस से बना था, लेकिन इसमें पत्थर और लोहे का भी उपयोग किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के महल का निर्माण उनके साम्राज्य के सामरिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में किया गया था। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो वो बनाया था उदयन ने। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। उदयन ने जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। सर्वप्रथम उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित कर इसे अपनी राजधानी बनाया। अगला प्रश्न है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है किस शताब्दी में हुआ था? तो ये हुआ था 6वीं शताब्दी में। इसका विश्लेषण देखते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6वीं शताब्दी में हुआ था। यह साम्राज्य प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। मगध साम्राज्य का उदय बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में हुआ था। मगध साम्राज्य ने अपनी राजधानी राजगिरी और पाटलिपुत्र में स्थापित की, जो उस समय के महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र थे। अगला प्रश्न है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है बृहद्रथ था। इसका विश्लेषण देखते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ जो है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज थे। बृहद्रथ जो है मौर्य वंश के मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज थे। उन्होंने लगभग 185 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। बृहद्रथ एक कमजोर शासक थे। उनके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उनका वध कर दिया था। उनके सेनापति जो है पुष्यमित्र शुंग ने उनका वध कर दिया था और शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु जो है हर्यक वंश से थे। अजातशत्रु हर्यक वंश से थे। अजातशत्रु मगध का शासक था। अजातशत्रु जो है मगध का शासक था। वह हर्यक राजवंश से संबंधित था। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार को मारकर शासक बना था। कौशल राजा प्रसेनजित ने अजातशत्रु से अपनी पुत्री वजीरा का विवाह किया था। कौशल राज प्रसेनजित ने अजातशत्रु से अपनी पुत्री वजीरा का विवाह कर दिया और उससे काशी देकर शांति स्थापित की। अजातशत्रु ने वैशाली के लिच्छवियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और वैशाली गणतंत्र पर विजय प्राप्त कर लिया। वह युद्ध 16 वर्षों तक जारी रहा। अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य में बज्जी गणसंघ को हराकर आत्मसात किया। अगला प्रश्न है अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या तो उपयुक्त में से एक से अधिक। देखते हैं इसका विश्लेषण क्या है।
D.N. झा कहते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक की नीतियों के आर्थिक परिणामों को एक प्रमुख कारण माना। D.N. झा जो है मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक की नीतियों के आर्थिक परिणामों को एक प्रमुख कारण माना। उनका मानना था कि अशोक की नीतियों ने साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया और जिससे उसका पतन हो गया। और रोमिला थापर का कहना है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक की नीतियों को आर्थिक परिणामों को एक महत्वपूर्ण कारण माना। रोमिला थापर ने मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक की नीतियों के आर्थिक परिणामों को एक महत्वपूर्ण कारण माना। उनका मानना था कि अशोक की नीतियों ने साम्राज्य के संसाधनों को कम कर दिया जिससे उसका पतन हो गया। अगला प्रश्न है, बिहार में वैशाली की नगरवधु आम्रपाली किसके शासन काल में थी? बिहार में जो है वैशाली की नगरवधु आम्रपाली किसके शासनकाल में थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लिच्छवी के शासनकाल में थी। इसका विश्लेषण देखते हैं। आम्रपाली जो है वैशाली की नगरवधु थी। आम्रपाली वैशाली की नगरवधु थी। जब वैशाली पर लिच्छवी गणराज्य शासन था तो वह अपनी असीम सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। उसके समय में लिच्छवी गणराज्य उत्तरी भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक था। अगला प्रश्न है, सुवर्णभूमि का वह राजा कौन था? सुवर्णभूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बालपुत्र देव था। इसका विश्लेषण देखते हैं। बालपुत्र देव जो है शैलेंद्र वंश का शासक था। बालपुत्र देव जो है शैलेंद्र वंश का शासक था, जिसने 9वीं शताब्दी में सुवर्णभूमि, वर्तमान में इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है, इसे पहले सुवर्णभूमि के नाम से जानते थे, इस पर शासन किया। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उसने नालंदा में एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था। नालंदा में एक बौद्ध विहार का निर्माण भी करवाया था। इस विहार के रखरखाव के लिए उसने पाल वंश के राजा देवपाल से 5 गांव जो है दान में देने की प्रार्थना की थी। देवपाल ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और 5 गांव दान में दे दिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महाबोधि मंदिर। इसका विश्लेषण देखते हैं। प्रश्नकाल तक बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महाबोधि मंदिर ही था। यह स्थल जो है 2002 में यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। महाबोधि मंदिर वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान का प्राप्त हुआ था। यह स्थल बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। वर्तमान में बिहार में कुल 2 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। वर्तमान में जो है बिहार में 2 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। 15 जुलाई 2016 को नालंदा महाविहार को भी इस सूची में शामिल किया गया है। 2002 में महाबोधि मंदिर को और 2016 में नालंदा महाविहार को। अगला प्रश्न है, भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27 से 28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धर्म सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर या नगर में आयोजित किया गया? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तो ये किया गया था राजगीर में। इसका व्याख्या देखते हैं। भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27 से 28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धर्म सम्मेलन राजगीर बिहार में आयोजित किया था। यह सम्मेलन नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य जो है विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के बीच संवाद और समझ को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों है। देखते हैं इसका विश्लेषण क्या है। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है, सही है। इसकी स्थापना जो है पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। यही दोनों सिर्फ सही है। इसका विश्लेषण है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में
व्याकरण, तर्कशास्त्र, मीमांसा, कानून एवं दर्शन आदि की विषयों की पढ़ाई होती थी। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय जो है यहाँ फला फूला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय जो है, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है। विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में ही स्थित है। विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय दोनों बिहार में थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की 8वीं शताब्दी में, और यह गंगा के किनारे वज्रयान संप्रदाय का केंद्र था। वज्रयान संप्रदाय यानी तांत्रिक बौद्ध धर्म। और 1193 में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। हाँ, उसका और विश्लेषण था इधर अभी। नालंदा विश्वविद्यालय जो है राजगीर में स्थित है। प्राचीन भारत का प्रमुख शैक्षणिक केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय, और 1200 ईस्वी में इसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। विक्रमशिला को कब किया था? विक्रमशिला को नष्ट किया था 1193 में, और 7 साल बाद जो है 1193 में विक्रमशिला को नष्ट किया, और 7 साल बाद 1200 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का प्राचीनतम स्थान है? शिक्षा का प्राचीनतम स्थान है तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का पहला विश्वविद्यालय था जो आज के पाकिस्तान में स्थित है। तक्षशिला विद्यालय जो है आज के पाकिस्तान में स्थित था। यहाँ वेद, दर्शन, गणित, राजनीति, आयुर्वेद जैसे विषयों का अध्ययन होता था, और पाणिनि, जीवक, चाणक्य जैसे महान विद्वानों ने यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष के किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय के ध्वंसावशेष पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है बिहार में। जहाँ पर होगा वहीं पर जो उसका रहेगा ध्वंसावशेष। इसको दूसरे शब्द में एक क्वेश्चन पूछा गया है, उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहाँ नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षणिक स्थल था? तो वही बिहार ही नाम है वर्तमान में भी। ये बीएसएससी प्रथम स्नातक स्तरीय 2013 में पूछा गया था मेंस में प्रश्न। इसका विश्लेषण देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार में स्थित एक प्राचीन बौद्ध शिक्षा केंद्र था। इसे गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में स्थापित किया। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी द्वारा इसे नष्ट किया गया। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी, और उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने किया है। पाल वंश के संस्थापक गोपाल ही थे। अगला प्रश्न है, किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? यही धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। इसका विश्लेषण देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। यह जो है विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। धर्मपाल पाल वंश के दूसरे और महान शासकों में से एक थे। अगला प्रश्न है, नालंदा में एक प्राचीन जो है विश्वविद्यालय था। नालंदा में एक प्राचीन विश्वविद्यालय था। नालंदा दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त ने की थी। इसका प्राचीन नाम नालंदा महाविहार था। 1193 में तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय खूब प्रसिद्ध था? तो ये था नालंदा विश्वविद्यालय। हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ। हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में 630 ईस्वी में भारत आया था। हुएनसांग जो है चीनी बौद्ध भिक्षुक था जो नालंदा विश्वविद्यालय का उप कुलपति बना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, नालंदा बौद्ध महाविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? ये किया था बख्तियार खिलजी ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। 1199 से 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसे आग लगाकर नष्ट कर दिया। नालंदा महाविद्यालय बौद्ध धर्म के अध्ययन का और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। अगला प्रश्न है, बिहार का एक अन्य शिक्षा केंद्र था विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में स्थित है। इसका विश्लेषण देखते हैं।
बिहार के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है भारत का एक मुख्य शिक्षा का केंद्र था। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी। यहाँ पर विज्ञान, दर्शन, शास्त्र, तंत्र विद्या, बौद्ध धर्म आदि की शिक्षा दी जाती थी। बिहार का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था कौन सा? नालंदा में। इसका विश्लेषण देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार का प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा केंद्र था, जिसे कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में बनवाया। यहाँ चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में 1 वर्ष तक विद्यार्थी और शिक्षक के रूप में समय बिताया। नव नालंदा महाविहार किस लिए विख्यात है? नव नालंदा महाविहार जो है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। इसका राइट आंसर है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए नव नालंदा महाविहार विख्यात है। नव नालंदा महाविहार जो है आधुनिक संस्थान है जो बौद्ध धर्म और पाली भाषा के अध्ययन और अनुसंधान का प्रमुख केंद्र है। नव नालंदा महाविहार एक आधुनिक संस्थान है जो बौद्ध धर्म और पाली भाषा के अध्ययन और अनुसंधान का प्रमुख केंद्र है। इस तरह से हमारा ये पार्ट 1 समाप्त होता है। इसमें प्राचीन बिहार का जो इतिहास है उसको पूरा कंप्लीट किया गया है। अब अगले पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।